हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप लोग लगातार मेरे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं और हमने डिफरेंट लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की घटना। आज हम लोग न्यू टॉपिक, न्यू फिनोमेना स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो प्रकाश के साथ घटने वाली दूसरी घटना है वह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हेडलाइन लिख देना मैं उचित समझता हूँ, उसके बाद आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आराम से समझेंगे इसको। पहला क्लास से आज आपका पहला लेक्चर है आपका अपवर्तन के संबंध में। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग हल्का सा रिकैप जाते हैं रिफ्लेक्शन में। हमने बताया था आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में स्ट्रेट पाथ पर गमन करती है। लेकिन यह तब सच है जब एक समान घनत्व वाले समान माध्यम से गुजरती है, यानी एक समान घनत्व वाले समान माध्यम में। इसका मतलब हवा से हवा में ही जा रही है, वो थ्रू आउट द एयर गुजर रही है, जिसका डेंसिटी हर एक जगह समान होता है, जिसको होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। हम आपको पहले कह चुके हैं मीडियम होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस से मतलब नहीं है। चर्चा हो न हो, हम लोग मान कर चलते हैं कि होमोजीनियस मीडियम में ही हम लोग बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग ये मान लेते हैं कि एक समान घनत्व वाली माध्यम, अर्थात थ्रू आउट द एयर है तो एयर, वाटर है तो वाटर। लेकिन आज जो हम लोग घटना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सामने दिख रहा होगा आपको। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना घटने के लिए तब संभव है जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पड़ेगा। अब आपके मन में बात उठती होगी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ मतलब है कि जैसे आपको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के बारे में पिछला लेक्चर सब में बताया था मैंने कि एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, जिसको आप हवा, जल और कांच बोलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हवा, जल और कांच। तो आप देखिए आराम से लाइट पास कर सकती है फ्रॉम एयर इनटू वाटर, वाटर इंटू ग्लास। देख लीजिए, एयर इंटू ग्लास, ग्लास इंटू एयर, एयर इंटू वाटर, वाटर इंटू एयर, वाटर इंटू ग्लास, ग्लास इंटू वाटर। मतलब आराम से हवा से जल में, जल से हवा में, जल से कांच में, कांच से जल में, हवा से कांच में, कांच से हवा में। इस तरह दो मीडियम, अलग अलग दो माध्यम है। इस एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। दिशा में होने वाली परिवर्तन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्लियर हो गया? देखिए प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाती है। तो दिशा में होने वाली परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब जैसे हम बताए कि हवा से कांच में या कांच से हवा में, हवा से जल में या जल से हवा में, हम लोग एक फिगर बनाते हैं और देखते हैं उसके द्वारा कैसे वो क्लियर होता है। आराम से आपको फिगर में दिखेगा कैसे दिशा में परिवर्तन होगा, तब जाकर और एक्सप्लेनेशन होगा। आज आराम से ध्यान से देखेंगे। पहले इसको डिफाइन कर लिए हम लोग। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये समांगी माध्यम है, ध्यान रखेंगे, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो इसकी दिशा परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की दिशा में होने वाला यह परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की दिशा में होने वाला यह परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हमने कहा कि एक फिगर देकर देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आराम से हम एक फिगर बनाते हैं, टेढ़ा नहीं सीधा बनाइए। आराम से छोटा सा एक फिगर देकर बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए ये आराम से हम मीडियम को बदल रहे, ये वाटर ले रहे, ये वाटर ले रहे। सिमिलर फिगर यहाँ भी है, ध्यान देंगे, सिमिलर फिगर ये भी है। ध्यान से देखिए, एक फिगर में यहाँ से हम रे को ला रहे हैं, ये आपका एयर का है, हवा खाली है। देखिए इसको सीधी रेखा में जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यह क्या हुआ, मीडियम के बदलने से। यस, अब देखिए मीडियम के बदलने से देखिए इसका पाथ चेंज हो गया। यहाँ हम लिख दें ये एयर है और ये वाटर है। वाटर का हिंदी हो गया जल, एयर का हो गया हवा। क्लियर है? यहाँ देखा जाए इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये न जाके यहाँ मुड़ गया, ये मुड़ गया। ध्यान दीजिएगा। नाम दे देते हैं, तब आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए एयर वाटर, यहाँ भी एयर वाटर, इसको भी एयर और वाटर पढ़ा जाए। ये आपका फिगर नंबर 1 और ये है फिगर नंबर 2। आपने डिफिनीशन तो लिख दिया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। वास्तव में देखिए यहाँ आप, एओ प्रकाश की किरण, ये हवा माध्यम है, एयर है। ये एओ प्रकाश की किरण हवा से किस में आई, जल में, वाटर में आ गया। तो देखिए इसका सीधा पाथ ऐसे बन रहा था, लेकिन इधर न जाकर ये क्या हुआ, मुड़ गया, तो दिशा में चेंज हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनाया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इधर जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे आर। यहाँ देखिए जब जल से ये हवा में जा रही है तो यहाँ एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है आर। यहाँ भी देखिए जब वाटर से एयर में जा रही है तो इसको सीधे गुजर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रही है, ये भी मुड़ गया यहाँ ओ बी के रूप में। दोनों फिगर में क्लियर है कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अर्थात एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है, तो दोनों ही स्थिति में इसके दिशा में परिवर्तन आता है, यानी अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप देख लीजिए क्लियर।
यदि इस बात को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, आराम से समझेंगे। फिगर 1 में क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको नॉर्मल बोलते हैं, एन डैश अभिलंब है, अभिलंब। लेकिन जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। अभिलंब की ओर मुड़े या अभिलंब से दूर जाए, दोनों ही स्थिति में उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं फ्रॉम फिगर में देखिए, एओ आपतित किरण, ओ बी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ध्यान देंगे, एंगेलाई आपतन कोण, एंगुलर अपवर्तन कोण, और एन डैश ये आपका हुआ अभिलंब। देखिए दोनों फिगर में ध्यान से देखिएगा आप। देखिए एओ, यहाँ भी एओ, पहली बार जो किरण फॉल ऑफ करती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित, इंसिडेंट रे। ओ भी देखिए इस पाथ को आ रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, किधर जा रही है देखिए, क्लियर है यहाँ डायरेक्शन। तो ओ भी, यहाँ देखिए ओ भी, तो ये भी अपवर्तित किरण। आई अविलंब के साथ आपतित किरण जितना बड़ा एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, यानी आई। तो ये आपतन कोण हो गया, ध्यान रखेंगे, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण अभिलंब से जितना बड़ा एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। और एन डैश जो है ये आपका हो गया अभिलंब। तो ये नोमेनक्लेचर आपका सामने आ गया, नामावली आपको दे दिए हम। आपको फिर मैं रिपीट कर दिया, किसी भी माध्यम देखिएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। मैं आपको बता दूं, कुछ सारे लोग हैं जो इंग्लिश में भी ज़्यादा समझ में आता है। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then there is change in the direction of the path of the ray of the light. Such phenomenon is called refraction of light. यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इसमें अभिलंब की ओर मुड़ गई, उसमें अभिलंब से दूर भाग गई, ऐसा क्यों हुआ? ध्यान रखना है, अभिलंब की ओर मुड़ने का अर्थ हुआ कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। यानी ये जो मीडियम है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। ये आपका सघन माध्यम है, यानी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है। और ये विरल माध्यम कहलाएगा, हवा। दोनों में सेम ही बात है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हम माने मीडियम। देखिए सघन माध्यम, विरल माध्यम, यानी सघन और विरल का अर्थ क्या है? डेंसर और रेयरर। देख लीजिए, वह माध्यम जिसमें उसके अणु जो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा एक दूसरे से सटा होगा, वह उसकी अपेक्षा डेंसर होगा। जैसे हवा और जल लिए, तो जल के मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा सटा होगा हवा की तुलना में। तो हवा हो गया रेयरर, विरल माध्यम, और जल हो गया डेंसर। लेकिन जल और कांच ले लें, वाटर और ग्लास ले लें, तो ग्लास हो जाएगा डेंसर, वाटर हो जाएगा रेयरर। एयर और ग्लास ले लें, एयर हो जाएगा रेयरर, ग्लास हो जाएगा डेंसर। ये ध्यान रखना है आपको, हर एक के तुलना में दूसरा, हर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा डेंसर होगा या रेयरर होगा। तो रेयरर और डेंसर को जानना पड़ेगा। तो जब हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और हम लोग जब डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। देख लीजिए, इसमें वाटर है, इसका मतलब ये डेंसर है, ध्यान देंगे, ये डेंसर मीडियम है।
और देखिए एयर में चल गया तो ये आपका रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये अपने पाथ को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ पाथ बदल गया। ये बदलने को ही आप अपवर्तन बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। मैं फिर बोलता हूँ, जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन वही प्रकाश की किरण जब जल से हवा में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। दोनों ही स्थिति में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर? ये सबसे बड़ी बात अब यहाँ एक नोट करने की ज़रूरत है। फिगर जान गए आप, क्लियर हो गया, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए एनओटी नोट करके आपको ध्यान देने योग्य बातें बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनओटी नोट, ध्यान देने योग्य बातें। हमने क्या कहा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखे थे आप कि I और R इक्वल हुआ था। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपने देखा था I और R समान था, इक्वल था, बराबर था। लेकिन अपवर्तन की घटना में कभी या तो I बड़ा होगा, R छोटा होगा, कभी R बड़ा होगा, I छोटा होगा। चित्र में एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। इसमें देखिए I बड़ा है, R छोटा है। इसमें देखिए I छोटा है, R बड़ा है। तो इस तरह अपवर्तन की घटना में ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रकाश के परावर्तन की घटना में एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में I नॉट इक्वल टू R होता है। I R के बराबर नहीं होता है, अर्थात या तो I एंगल R से बड़ा होता है, चित्र 1 में, या एंगल I एंगल R से छोटा होता है। दूसरे चित्र में क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि अपवर्तन घटना के दौरान I कभी R से इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ध्यान रखेंगे। अब है क्या कि जो ज़्यादा सघन माध्यम होगा उसमें अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण उतनी अधिक मुड़ेगी, और जितना विरल माध्यम होगा वह उतना प्रकाश से दूर भागेगा। ये याद रखना है। विरल माध्यम से, ये हम आपको नोट नंबर 1 कर दिए, दूसरा कर दूं, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
और थर्ड पॉइंट देते हैं हम लोग कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट दे देते हैं। थर्ड, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, विरल माध्यम में ज़्यादा होगा, सघन माध्यम में कम होगा, इसलिए विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। यानी क्लियर हो गया कि विरल माध्यम में ज़्यादा होगा, सघन माध्यम में कम होगा। यानी हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा और कांच में प्रकाश का वेग कम होगा। इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बता देते हैं प्रकाश के अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का मुख्य कारण। दरअसल ऐसा क्या कारण है जैसी घटना होती है, यानी मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण। मुख्य कारण क्या हुआ? प्रकाश के वेग में भिन्नता। देखिए, विरल माध्यम में ज़्यादा है, सघन माध्यम में कम है, तो स्वाभाविक बात है कि यही कारण इसका होगा। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या हुआ? प्रकाश के वेग में भिन्नता, अर्थात विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप हवा में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में लगभग 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम अभी बताए थे आपको कि सघन माध्यम में कम होगा, और ऊपर में ही लिखा हुआ है विरल माध्यम में ज़्यादा होगा, सघन माध्यम में कम होगा। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। यही कारण है कि प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। यानी अंडरलाइन कर देंगे इसको, ध्यान दीजिए। प्रकाश के वेग में भिन्नता ही आपके प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हमने कहा कि प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, उसको दिशा में परिवर्तन होना पड़ेगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले ही जाए और दिशा में परिवर्तन ना हो तो अपवर्तन नहीं कहलाएगा। जैसे कि आपको देखिए, यहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे, फिर नोट का ध्यान देंगे। ये आपका, ये देखिए, इधर लाइट आई और यही लाइट लौट गई सेम मीडियम में। देखिए, ये आपका हो गया मीडियम, माध्यम 1, और ये हो गया मीडियम 2। तो ऐसी स्थिति में नहीं होगा, यानी नो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए कि ये मुड़ा नहीं, नॉर्मल अभिलंब रूप से परपेंडिकुलरली लाइट गई, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया, लेकिन मुड़ा नहीं,
जब मुड़ा नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ध्यान से हटा देना कि प्रकाश एक दिशा में दूसरे दिशा में जाएगी तब अपवर्तन होगा, नहीं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और उसके डायरेक्शन में भी चेंज होना पड़ेगा। दोनों बात बोलना है, प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होगा और प्रकाश के दिशा में परिवर्तन होना पड़ेगा, यानी प्रकाश के को मुड़ना पड़ेगा, यानी पथ से आपको विचलित होना पड़ेगा। देखिए इसमें नहीं मुड़ा, माध्यम 1 से 2 में गई है लेकिन उसी माध्यम में लौट गई है, यहाँ पर अपवर्तन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है, इसलिए नो रिफ्रैक्शन। ये आपका था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के साथ। इस तरह आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, आपको हर नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।